इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं क्लास 9 के लिए त्रिभुज और चतुर्भुज के परिसीमा और क्षेत्रफल का पहले फार्मूला समझाऊंगा और उसके बाद फिर इससे संबंधित जो सवाल होगा उसे करूंगा। आप उसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो त्रिभुज देखिए। अगर साधारण त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिसीमा अगर देखें तो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। अगर ये त्रिभुज है ए बी सी, इसकी एक भुजा अगर ए माने, दूसरी भुजा अगर बी माने और तीसरी भुजा अगर सी मानते हैं तो इसकी परिसीमा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी परिसीमा को पेरीमीटर कहते हैं। तो पी जी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो गया? इसका पेरीमीटर हो गया त्रिभुज का। अब इसी तरह से अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का परिसीमा क्या होगा? तो चूंकि इसका क्या होता है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। अगर समबाहु त्रिभुज को देखा जाए तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर, अगर ये ए मानते हैं तो ये भी ए हो जाता है और ये भी ए हो जाता है। तो इसका परिसीमा होगा 3 इंटू ए। ठीक है, यानी 3 गुना एक भुजा। क्या कहेंगे? 3 गुना एक भुजा। ठीक है, ये तो त्रिभुज की परिसीमा में समबाहु त्रिभुज का परिसीमा हो गया। ठीक है, और साधारण त्रिभुज का अगर परिसीमा निकालने के लिए कहा जाए तो उसमें आप क्या करेंगे? P बराबर A प्लस बी प्लस सी। और समबाहु त्रिभुज का परिसीमा अगर हम P माने तो P इक्वल टू 3 इंटू ए, यानी 3 इंटू एक भुजा। क्लियर? और अगर समद्विबाहु त्रिभुज का परिसीमा देखें, समद्विबाहु त्रिभुज का परिसीमा अगर देखते हैं तो चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि एक बेस होता है जिसको अगर बी से भी सूचित करें और दूसरा बराबर भुजाएं होती है। तो ये जो बराबर भुजाएं हैं उसको अगर हम ए मानते हैं और आधार को बी मानते हैं तो इसका परिसीमा क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी। ठीक है, जहाँ b बराबर क्या हो जाएगा? बेस यानी आधार, और a बराबर समान भुजाएं। समान भुजाएं। क्लियर है? तो आप त्रिभुज का परिसीमा देख लिए। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर साधारण त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर साधारण त्रिभुज है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये हम सूत्र बैठा के निकाल सकते हैं। इसको अगर हम शॉर्ट में करें तो 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, जहाँ बी बराबर आधार और एच बराबर ऊंचाई। ठीक है, आधार को बेस भी कहते हैं और ऊंचाई को हाइट भी कहते हैं। तो इस तरह से हम साधारण त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, इसका आधार बी सी है और इस पर अगर हम लंब डाल देते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है, डी ए डी अगर लंब है तो इसका बी सी हो जाएगा आधार। ठीक है, और ए डी हो जाएगा इसका
ऊंचाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा। अब इस हिसाब से अगर देखें तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना, अब आधार के जगह पे हम BC बैठा सकते हैं और ऊंचाई के जगह पे AD बैठा देंगे। ठीक है, जब सवाल बनाएंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी देख लीजिए, पहले सूत्र ध्यान से देखिए। तो साधारण त्रिभुज अगर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, लेकिन कभी कभी आपको हाइट और बेस नहीं दिया हुआ रहेगा, बल्कि त्रिभुज के तीनों भुजा दे दी गई होगी। ठीक है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में। ABC मान लिया जाए तीनों भुजाएं हैं और ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अर्ध परिसीमा आप निकाल लेंगे। अर्ध परिसीमा, अर्ध परिसीमा को S बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। इसको लिखते हैं A + B + C डिवाइडेड बाय 2, यानी अर्ध परिसीमा A + B + C बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का योग का आधा अर्ध परिसीमा होता है। ये पहले हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S × S - A × S - B × S - C √। ये जो सूत्र है, यही सूत्र आपको बताएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो A का मान दिया हुआ रहेगा, B का मान दिया हुआ रहेगा, C का मान भी दिया हुआ रहेगा, और अर्ध परिसीमा आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और जहाँ जहाँ अर्ध परिसीमा होगा S बैठाइए, S के जगह पे बैठा दीजिएगा, और पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा का मान बैठा करके इसको कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करके जो आएगा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप यहाँ तक देख लिए हैं। साधारण त्रिभुज अगर हो तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, परंतु अगर समबाहु त्रिभुज हो, 6 नंबर में चले आते हैं। समबाहु त्रिभुज की परिसीमा, समबाहु त्रिभुज की परिसीमा नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए देखिए एक सूत्र है, उसको याद रखिएगा। ये समबाहु त्रिभुज में ही लागू होगा। √3/4 गुना भुजा का होल स्क्वायर। मान लिया जाए ये समबाहु त्रिभुज। देखिए ये जो आज बता रहे हैं ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, और ये अगर समझ में आ जाता है तो सवाल को आप बहुत अच्छे ढंग से बना लीजिएगा, इसमें कोई भी परेशानियां नहीं होगी। तो देखिए अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तो सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर ये A है तो ये A और तीनों A हो जाएगा। तो इसका सूत्र अगर हम देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, तो √3 × 4 गुना A का स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि A इसका भुजा है। तो ये सूत्र से डायरेक्ट क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब यही समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अगर निकालना चाहेंगे, त्रिभुज का ऊंचाई अगर एक भुजा दिया हुआ रहे और ऊंचाई निकालने के लिए कहे, तो √3/2 गुना एक भुजा। तो ये अगर निकालेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं √3/2 × A। तो इससे क्या होगा, इसका हाइट निकल जाएगा। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है ABC, तो इसका जो ये हाइट है, ये अगर निकालना चाहेंगे AD, तो AD निकालने के लिए ये सूत्र है √3/2 × एक भुजा यानी A। क्लियर हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का, एक मिनट, यहाँ पे हम क्षेत्रफल लिख दिए हैं, यहाँ पे ऊंचाई लिखेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई का सूत्र है, ये क्षेत्रफल है। अच्छा, ये तो समबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिसीमा तो आप देख ही लिए, क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसका भी उसी तरह से होता है 1/2 गुना आधार यानी b गुना, अब हाइट के लिए देखिए यहाँ पे चूँकि देखिए होता वही है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब हाइट के लिए होगा क्या, हाइट के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कर्ण का काम करेगा a, तो a का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये होता कैसे है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो हम जो लिख दिए हैं ये आखिर कैसे लिखे हैं, ये आप एक बार अगर समझ लीजिएगा तो फिर क्या होगा, ये आपको, ये मान लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के ए बिंदु से यहाँ पे हम लंब खींचे हैं, तो देखिए ये लंब अगर खींचे, इस पर खींचेगा आधार पर, तो ये आधार को 2 बराबर त्रिभुज में विभक्त कर देगा और इसकी भुजाएं 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अगर ये a है, अगर ये a है तो ये आपका बन जाएगा b/2 और ये भी बन जाएगा b/2, क्योंकि लंब जैसे ही डालते हैं ये 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभक्त हो जाता है। तो अब समझिए कि 1/2 और इसका आधार ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा को अगर हम b मानते हैं आधार, ठीक है, तो इसका ये BD आधा हो जाएगा b/2 है, इसका भी आधा हो जाएगा b/2, तो 1/2 गुना आधार, आधार तो b ले ही लिया, और ऊंचाई, ऊंचाई लेंगे तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया है ना समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बन गया तो ये कर्ण का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। तो चूंकि यहाँ हम ऊंचाई निकालने जा रहे हैं तो ऊंचाई इसका AD है, तो ऊंचाई AD है यानी लंब है, तो लंब अगर निकालने जाएंगे तो लंब बराबर था कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट, तो कर्ण तो a है, देखिए यही a स्क्वायर लिखे हैं, और b/2 इसका आधार है, b/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, जो कि आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब 9 नंबर चले जाते हैं। आप एक एक सूत्र को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे का जो सवाल हम बनवाएंगे उसमें आपको ये चीज़ जानना बहुत आवश्यक है, तभी हम आगे का सवाल बना पाएंगे। तो इसलिए पहले सूत्र को समझिए, यही आपका बेसिक चीज़ है। तो देखिए अब आता है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का कोई भी चतुर्भुज क्यों न हो, चतुर्भुज का परिसीमा तो सबके लिए क्या है, सबके लिए है a + b + c + d, यानी अब यहाँ पे a + b + c + d मतलब चारों भुजाओं का योग है ना, बराबर चारों भुजाओं का योग, ये सब के लिए है। जो भी चतुर्भुज आपको मिलेगा, चतुर्भुज हो पंचभुज हो, तो सभी भुजाओं का योग अगर कर देते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है, चतुर्भुज का परिसीमा। परंतु कुछ अलग अलग चतुर्भुज होते हैं जिसका नाम अलग अलग होते हैं, जैसे हम आयत ले लेते हैं, तो आयत का परिसीमा अगर निकालते हैं तो चारों भुजाओं का योग इसमें भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका एक विशेष आकृति होता है, इसलिए इसका सूत्र होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सजा करके लिखे हैं। देखिए यहाँ पे ये है आपका आयत ABCD आयत है, ठीक है, तो इसमें ये देखिए ये लंबाई का काम करेगा और ये चौड़ाई का काम करेगा। तो अब यहाँ होता क्या है कि ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, और इसका इक्वल माप होता है और इसका भी इक्वल माप होता है, तो 2 बार लंबाई प्लस 2 बार चौड़ाई अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है परिसीमा, इसलिए 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। जैसे लिखेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, तो लिखेंगे 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो 2 × L + B, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ये आपका आयत का क्या हो गया, आयत का परिसीमा हो गया, ठीक है।
और आयत का क्षेत्रफल अगर निकालें तो इसी में हम आयत का क्षेत्रफल भी निकाल दे रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल जब सवाल आप बनाइएगा तो इसका काम बहुत लगेगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, बस और कुछ नहीं। लंबाई और चौड़ाई को गुणनफल कर दीजिए L इंटू बी, तो ये आपका आयत का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। अब आते हैं आयत के बाद समांतर चतुर्भुज। आइए, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, का क्षेत्रफल। परिसीमा छोड़ देते हैं क्योंकि परिसीमा में सब वही चीज़ है, चारों भुजाओं का योग करना है, या तो फिर इसमें भी 2 इंटू एल प्लस भी ले लीजिएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। बस इसमें केवल आधार गुना ऊंचाई कर दीजिएगा। जैसे त्रिभुज में होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई होगा। गौर करिए, देखिए जैसे ये समांतर चतुर्भुज आपका हो गया ABCD हो गया। अब यहाँ से अगर इसमें लंब डाल दें तो ये आधार का मान आपको पता रहना चाहिए कि कितना है आधार, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी हो, और ये ऊंचाई अगर आपको पता हो जाए, ठीक है। तो ये अगर आधार और ऊंचाई पता हो जाए तो आप बेस इंटू हाइट निकाल करके इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समांतर चतुर्भुज देख लिए हैं, आयत भी देख लिए हैं। अब चले आइए थोड़ा नंबर भी बढ़ाते चले जाते हैं। 12 नंबर। अब चले आइए 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए क्या है। 13 नंबर में आप चले आइए समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। परिसीमा छोड़ दीजिए, क्षेत्रफल में आ जाइए क्योंकि परिसीमा में चारों भुजाओं का योग कर लीजिएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको ट्रेपीजियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेपीजियम, ठीक है, ये भी याद रखिए, ट्रेपीजियम। इसको पैरालेलोग्राम, इसको क्या कहते हैं? पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम, ठीक है। इसको कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल से बात याद आ रहा है कि इसमें एक चीज़ और भी देखिए, ये जो है ये इसका विकर्ण होता है, ठीक है, और विकर्ण का भी सूत्र होता है। तो यहाँ पे 13 नंबर डाल देते हैं, ठीक है। विकर्ण का सूत्र क्या है इसका? तो विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। देखिए ये इसलिए बता रहे हैं कि इसका भी सवाल कभी कभी आ जाता है। तो इसको हम और भी लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, 13 नंबर में सूत्र में इसका विकर्ण का सूत्र लिख दिए हैं, याद रखिएगा। किसका विकर्ण? तो आयत का विकर्ण, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए आयत का विकर्ण ये यहाँ पे लिख देते हैं, आयत का विकर्ण, ठीक है, आयत का विकर्ण। अब इसमें जो है, इसमें भी विकर्ण होता है, समांतर चतुर्भुज में भी होता है, लेकिन यहाँ आपका ये काम नहीं करेगा। इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि देखिए ये समांतर चतुर्भुज में आपका कोई भी 90 डिग्री कोण नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब 90 डिग्री कोण नहीं मिलेगा तो आपका ये लागू नहीं होगा लंबी स्क्वायर जो लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। तो कभी भूल से समांतर चतुर्भुज में ये चीज़ मत लागू कर दीजिएगा। इसका क्या होगा, इसका अगर विकर्ण निकालना भी होगा तो इसका अलग हिसाब से इसको विकर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आगे हम बढ़ जाते हैं 13 नंबर। अब ये 14 नंबर में आपका आ गया समलंब चतुर्भुज। तो पहले देखिए समलंब चतुर्भुज होता कैसा है। समलंब चतुर्भुज में होता क्या है कि एक जोड़ी भुजा जो होते हैं इसमें समानांतर होते हैं और दूसरा जोड़ी जो भुजा होते हैं वो असमानांतर होते हैं। तो कोई भी समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा, जैसे देखिए AD और BC ये समानांतर होगा और दूसरा जोड़ी भुजा असमानांतर होगा, ठीक है। और इसमें अगर मान लिया यहाँ से लंब इसमें डाल दिया जाए तो ये इसका
दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी होगी, इसको हम डी से सूचित करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समानांतर 100 दे दिए हैं यहाँ पे, समानांतर भुजाओं का योग और मल्टीप्लाई इसमें करेंगे समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो आपको क्लियर पता चल गया है कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि समांतर भुजा की लंबाई कितना है। ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये अगर पता हो गया, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र क्या होगा, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी जो होगा वही आपका यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। अब सवाल जब आएगा तो बताएंगे कि किस तरह से इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। क्लियर? अब चलिए आगे 15 नंबर। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसमें आता है एक वर्ग, हम भूल गए, तो वर्ग जिसको कि हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, वर्ग तो आप लोग जानते ही है। इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ए बी सी डी, है ना। ये भुजा अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसका भी एक विकर्ण होगा। ठीक है, तो इसका अगर परिसीमा देखें तो इस चूँकि स्पेशल टाइप का है इसलिए इसका परिसीमा हम लिख देते हैं। परिसीमा बराबर होता है 4 गुना 1 भुजा। किसका? वर्ग का परिसीमा बराबर 4 इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल भी बहुत आसान निकालना। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, वर्ग इकाई अभी तो वर्ग का क्षेत्रफल समझ गए। फिर वर्ग का विकर्ण, अगर वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा √2 इंटू 1 भुजा। क्लियर? इसको शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो √2 इंटू ए ज़रूरत पड़ेगा जब सवाल बनवाएंगे तो इसलिए आप इसमें भी याद रख लीजिए। वर्ग में ये परिसीमा याद रख लीजिए। ठीक है, 1 नंबर वर्ग का परिसीमा, इसका 15 का 2 नंबर और 15 का 3 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से स्क्वायर के बारे में आप सूत्र समझ में आ गया सबको। अब देखिए 16 नंबर में एक और आकृति होता है जिसको रोम्बस कहते हैं, रोम्बस। तो रोम्बस जो होता है, रोम्बस जो होता है, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस का आकृति इस तरीके से देखा जाता है। यह आयत ही होता है लेकिन इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसका सारे भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें भी ए आप मान सकते हैं। और इसका जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ये भी याद रखेंगे क्योंकि आगे चल करके इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसकी जो क्या कहते हैं विकर्ण होते हैं, ये इसको लंबवत रूप से 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, तो इसका अगर परिसीमा देखें तो परिसीमा बराबर इसका भी हो जाएगा 4 इंटू 1 भुजा, क्योंकि ये आयत के जैसा है इसलिए आयत का जो परिसीमा होगा इसका भी वही परिसीमा होगा। इस तरह से आप देखिए परिसीमा बराबर 4 इंटू 1 भुजा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 1/2 इंटू इसका जो विकर्ण है उसका गुणनफल, यानी विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का
क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस वही आप याद रखिए। A1/2 इंटू अगर D1 और D2 इसको मानते हैं तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो इस तरह से रोम्बस का ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया और इसका परिसीमा भी हो गया। तो हम समझते हैं कि ये जो आपका ये चैप्टर है त्रिभुज और चतुर्भुज के परिसीमा और क्षेत्रफल, तो इससे संबंधित जो भी सवाल आएगा वो सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बनवाएंगे। आप इसको अच्छी तरह से इसको तब तक रेडी करिए और सूत्र को कंप्लीट रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इस पर आधारित जटिल जटिल सवाल बनवाएंगे और किस तरह से आप इसको सहज तरीके से बना पाएंगे वो आप देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें। थैंक यू।